Hey guys, welcome to the 11th lecture of the chapter Photosynthesis in Higher Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे Z स्कीम के बारे में। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, Z स्कीम शुरू करने से पहले मैं थोड़ी पिछले लेक्चर के बारे में कुछ बातें कहना चाहूँगा। जब हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ रहे थे, याद करो मैंने आपको ये जो फिगर है इसको पूरा अच्छे से समझाया था, राइट। ये फिगर आपको मिल जाएगा पेज नंबर एनसीईआरटी पेज नंबर 214 में, मतलब एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 214 में आपको ये फिगर मिल जाएगा। और इस फिगर के नीचे लिखा रहेगा एटीपी सिंथेसिस थ्रू केमियोस्मोसिस। इसी टर्म का मतलब मुझे आपको समझाना है कि एटीपी सिंथेसिस थ्रू केमियोस्मोसिस क्या है। देखो, हम क्या कह रहे थे, जब हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि दो फोटो सिस्टम होता है, PS1 और PS2। दोनों फोटो सिस्टम पे साइमल्टेनियसली लाइट गिरती है। जब PS1 पे लाइट गिरता है तो PS1 का जो रिएक्शन सेंटर जो कि P700 है, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो FD के पास जाता है। FD के पास जाता है, फिर FNR से होते हुए FNR की मदद से FD से वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है NADP प्लस के पास, और NADP प्लस प्रोटॉन के साथ मिलकर क्या करता है, NADPH बना लेता है। तो PS1 से इलेक्ट्रॉन गया NADP प्लस के पास, तो PS1 का इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, राइट, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल के NADP प्लस के पास चला गया। तो PS1 के इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करता था, याद करो, PS2 का जो रिएक्शन सेंटर है P680 है। तो जब लाइट गिरता है PS2 पे तो P680 जो कि रिएक्शन सेंटर है हमारे PS2 का, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, वो जाता है प्लास्टोक्विनोन के पास। जब प्लास्टोक्विनोन के पास वो हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आता है, तब प्लास्टोक्विनोन उस हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी को यूज करते हुए स्ट्रोमा से क्या करता है, स्ट्रोमा से प्रोटॉन को पंप करता है, अंदर ले लेता है, अंदर ल्यूमन में लाके छोड़ देता है, ठीक है। तो प्लास्टोक्विनोन क्या करता है, जो हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था उसके एनर्जी को यूज करके स्ट्रोमा से प्रोटॉन लेता है और ल्यूमन में लाके छोड़ देता है, और जो हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था उसे फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास भेज देता है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। और ये क्या करता है, साइटोक्रोम वापस से इस इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोसाइनिन के पास भेजता है और प्लास्टोसाइनिन PS1 को भेज देता है। तो PS1 के इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर देता है PS2। तो PS2 का इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया ना अब, क्योंकि PS2 से इलेक्ट्रॉन निकला। तो याद करो PS2 के इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा कर रहा था, वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा था, वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा था, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, तो इलेक्ट्रॉन तो चला जा रहा था PS2 के पास। तो PS2 के इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर रहा था कौन, H2O का ब्रेकडाउन। और जब H2O का ब्रेकडाउन होता है तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी तो निकलता है, ऑक्सीजन चला जाता है एटमॉस्फेयर में, और साथ ही साथ प्रोटॉन भी निकलता है। तो प्रोटॉन कहाँ आ गया, ल्यूमेन में। तो देखो, ल्यूमेन में हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन हो जाता है, क्योंकि प्लास्टोक्विनोन ने क्या किया था, ये तो एक प्रोटॉन पंप है ना, प्रोटॉन पंप की तरह काम किया था, और स्ट्रोमा से प्रोटॉन को लेके अंदर छोड़ दिया था। तो स्ट्रोमा में लो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन हो जाता है, ल्यूमेन में हाई हो जाता है, राइट। तो इसके कारण क्या होता है, जब अंदर में हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन होता है तो अंदर में पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। जो हमारा ये जो मेम्ब्रेन है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, इसके अंदर में ल्यूमेन में कैसा हो जाता है, पॉजिटिव, ठीक है, और बाहर की तरफ कैसा हो जाता है, नेगेटिव, क्योंकि लो प्रोटॉन है, ऑलराइट, लो प्रोटॉन कंसंट्रेशन है। तो एक हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो फॉर्म हो जाता है, राइट। फिर इसके बाद ये जो इतने भी प्रोटॉन थे ये जमा हो गए थे, ठीक है। ये प्रोटॉन, अब आपको पता है अंदर में हाई कंसंट्रेशन है प्रोटॉन का, बाहर में लो है। तो मैंने आपको एक लॉ बताया था इस नेचर का, इस पृथ्वी का एक लॉ, कि जितने भी आयंस है, मॉलिक्यूल है, जितने भी लिक्विड है, गैस है, आयन है, वो सब हमेशा अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में जाना चाहते हैं, तो खुद को बैलेंस करना चाहते हैं। तो आप बताओ, अंदर में हाई है H+, बाहर में लो है, तो ल्यूमेन से बाहर की तरफ प्रोटॉन का मूवमेंट होगा, राइट, प्रोटॉन का मूवमेंट होगा, आप जानते हैं इस बात को। तो जितने भी प्रोटॉन हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट में जाना चाहेंगे, तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। तो ल्यूमेन से बाहर निकलेंगे F0 प्रोटीन के थ्रू, जो F0 प्रोटीन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे है, इससे ये जो हमारा प्रोटॉन है बाहर निकलेगा। और जैसे ही ये प्रोटॉन बाहर निकलेगा, जो F1 प्रोटीन है, सरफेस प्रोटीन, इसको भनक लगेगा, ये एक्टिवेट होगा, और इस F1 प्रोटीन पे क्या होगा,
एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो एडीपी रहेगा उसके साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच होगा और एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। इन सब बातों को मैंने आपको अच्छे से समझाया था लास्ट लेक्चर में। तो एफ नॉट पे क्या हो रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए एफ नॉट को हम एटीपी सिंथेज भी कहते हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ऑलराइट, तो क्या हुआ देखो, एटीपी का सिंथेसिस हो गया। एटीपी का सिंथेसिस कैसे, देखो अंदर में बहुत सारे प्रोटॉन आए थे, अंदर में बहुत सारे प्रोटॉन आए थे। कैसे आए थे, जब ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चला था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चला तो प्लास्टोक्विनोन के पास जब इलेक्ट्रॉन आया, इसने प्रोटॉन को पंप कर दिया, तो अंदर में प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बना। प्रोटॉन ग्रेडियंट बना, ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। प्रोटॉन ग्रेडियंट जब अंदर में हाई प्रोटॉन का कंसेंट्रेशन हो जाता है। अब जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, किसके वजह से बनता है, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के वजह से। और जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटता है, यानी कि जब ये जो प्रोटॉन अंदर से बाहर जाते हैं, तब प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटता है। और जब ये प्रोटॉन बाहर जाते हैं एफ नॉट से होते हुए, तो F1 को भनक लगता है और एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एटीपी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जब ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चला, जिसके कारण अंदर में प्रोटॉन हाई हो गए, यानी कि एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बना। और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बना किसके वजह से, ईटीएस के वजह से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के वजह से। और जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटा, तब क्या हुआ, यानी कि जब ये प्रोटॉन बाहर निकले, तब जाके एटीपी का फॉर्मेशन हो गया, सिंथेसिस हो गया। तो एटीपी सिंथेसिस थ्रू केमी ऑस्मोसिस, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, इसे हम केमी ऑस्मोसिस कहते हैं। जो भी मैंने आपको समझाया, ये जो पूरा थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं केमी ऑस्मोसिस। और इस पूरे प्रोसेस के द्वारा, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस, क्या होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट एक बना था, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बन के टूटता है, तो एटीपी का सिंथेसिस हो जाता है। ठीक है, तो जब आप पेज नंबर एनसीईआरटी में जब पेज नंबर 214 पे आप देखोगे ये फिगर, और इसके नीचे एटीपी सिंथेसिस थ्रू केमी ऑस्मोसिस लिखा रहेगा, तो समझ जाना इस बात को कि केमी ऑस्मोसिस किसको कहा गया है। इनफैक्ट जब आप पेज नंबर 213 के एंड में एक टॉपिक पढ़ रहे होगे जिसका नाम है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, यही शायद नाम है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। उसमें ये जितनी भी बातें मैंने भी आपको बोली है, ये सारी बातें समझाई हुई है। ठीक है, तो जब पेज नंबर 213 पे आप वो टॉपिक को पढ़ना शुरू करोगे, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, तब आपको ये सारी बातें मिलेगी जो मैंने आपको भी पढ़ाया। फिर एनसीईआरटी पेज नंबर 14 पे जब आप मूव करोगे, तो आपको ये फिगर भी मिल जाएगा। और फिर जब आप एनसीईआरटी पेज नंबर 215 पे जाओगे, तो आपको एक सेंटेंस मिलेगा कि केमी ऑस्मोसिस रिक्वायर्स, यानी कि केमी ऑस्मोसिस, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसको चलने के लिए, ताकि एटीपी का सिंथेसिस हो जाए, तो इस केमी ऑस्मोसिस के लिए क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, तो बताओ। एक मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट है, तो हाँ हमारे पास तो एक मेम्ब्रेन है ही। कौन सा मेम्ब्रेन है भैया, थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन है। एक प्रोटॉन पंप की जरूरत है। प्रोटॉन पंप कौन है, हमारा प्लास्टोक्विनोन है। क्या कर रहा है, स्ट्रोमा से प्रोटॉन को ले रहा है और ल्यूमेन में पंप कर दे रहा है। साथ ही साथ एक प्रोटॉन ग्रेडियंट की जरूरत है। तो जब अंदर में हाई प्रोटॉन हो जा रहे हैं कंसंट्रेशन, तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है। और जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटता है, यानी कि प्रोटॉन जब ल्यूमेन से बाहर जाते हैं, ठीक है, तो F0 से होते हुए जाते हैं, तो F1 को भनक लगता है और एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट की जरूरत है, और साथ ही साथ एटीपी बनने के लिए एटीपी सिंथेज की जरूरत है, जो कि हमारा ये F1 प्रोटीन है, इसे हम एटीपी सिंथेज कह रहे हैं, राइट। CF1, इट इज एटीपी सिंथेज, क्योंकि इस CF1 पे ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो ये चार चीजें हैं जिनकी जरूरत है केमी ऑस्मोसिस होने के लिए, यानी कि ये पूरा प्रोसेस चलने के लिए। ओके, और ये पूरा प्रोसेस जब चलता है तो हमें एटीपी मिलता है, एटीपी सिंथेसिस थ्रू केमी ऑस्मोसिस, एटीपी मिलता है। साथ ही साथ एक और चीज मिलता है, क्या देखो, NADPH भी ऊपर में मिलता है। कब NADPH कब मिलता है, NADPH तो मिलता है जब PS1 से इलेक्ट्रॉन निकला है और गया है NADP प्लस के पास। लेकिन एटीपी सिंथेसिस हमें कब मिलता है, कैसे मिलता है, थ्रू केमी ऑस्मोसिस। केमी ऑस्मोसिस, केमी ऑस्मोसिस क्या है, जितना भी प्रोसेस मैंने आपको समझाया है। NADPH वाला तो ये रहा, इधर पे NADPH इधर से बन गया और यहां से ये एटीपी बन गया। एटीपी कैसे बना, थ्रू केमी ऑस्मोसिस। केमी ऑस्मोसिस क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चला, तो किसमें चला, थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में, थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में चला। और उसी
जो ETS में एक यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन होता है, ETS का एक हिस्सा होता है प्लास्टोक्विनोन, जो कि प्रोटॉन को पंप करता है, प्रोटॉन को पंप करता है, जिसके कारण एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है और ATP सिंथेस रहता है जो कि बाद में ATP बना देता है। तो केमियोस्मोसिस से हमें क्या मिल जाता है, ATP मिल जाता है। ठीक, इस पूरे प्रोसेस को हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं क्योंकि यहाँ ATP बन रहा था। ऑलराइट, अब देखो एक चीज याद करो, ये जो NADPH है और ये जो ATP है ये कहाँ बन रहा है, स्ट्रोमा में बन रहा है, राइट, स्ट्रोमा में बन रहा है ना। प्रोसेस पूरा चल रहा है मेम्ब्रेन में, लेकिन ATP और NADPH बन रहे हैं स्ट्रोमा में, क्योंकि यही ATP और NADPH आगे स्ट्रोमा में काम आएंगे और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन चलेगा और उससे ग्लूकोज बनेगा। ये बात भी मैंने आपको लास्ट में बोली थी। तो मुझे आपको बस यहाँ पे यही चीज का मतलब समझाना था। फिगर 13.7 में ये किस लिए लिखा गया है, ATP सिंथेसिस थ्रू केमियोस्मोसिस, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं जो कि है Z स्कीम। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम पढ़ेंगे Z स्कीम के बारे में। चलिए अब बात करते हैं Z स्कीम के बारे में। ये फिगर देखो, ये जेड स्कीम का फिगर है, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 212, एनसीईआरटी 11th का पेज नंबर 212। जेड स्कीम क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि नॉन साइक्लिक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है तो आपको पता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर इन्वॉल्व होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरफ भेज देते हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं और उस ओवरऑल सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नॉन साइक्लिक का मतलब समझिए क्या है। मान लीजिए यहाँ एक कंपोनेंट है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकला और ये ऐसे पूरा घूमते 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 वापस इसी कंपोनेंट के पास आ गया, तो हम कहते हैं कि चलो ये एक साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते 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 वापस वहीं आ गया जहां से ये इलेक्ट्रॉन निकला था। लेकिन मान लो कि ये हमारा एक कंपोनेंट है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और यहीं पे इस इलेक्ट्रॉन का काम हो गया, जो कि प्रोसेस में काम होना था, प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो इसे आप क्या कहोगे, इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही है। पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, यहाँ गया होगा, फिर यहाँ से होते होते यहाँ आया हुआ होगा, फिर यहाँ चला गया, ठीक है। लेकिन क्या इसे मैं साइक्लिक बोल सकता हूँ, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां से निकला, यहां से निकला, फिर क्या वापस घूमकर यहीं पे आया, नहीं आया। तो ये एक नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो जेड स्कीम जो है हमारा, ये भी एक नॉन साइक्लिक क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। होता क्या है देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन मूव होता है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। ऑलराइट, तो इसी को जब आप ऐसे घुमा दोगे, इस तरीके से घुमा दोगे, तो आपको ये जेड अल्फाबेट, जो इंग्लिश अल्फाबेट का जो जेड है अल्फाबेट है, उस तरीके का शेप दिखेगा, ठीक है, जेड स्कीम, इसे हम जेड स्कीम कहते हैं। तो जेड नाम क्यों पड़ा, कैरेक्टरिस्टिक शेप, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो साइकिल चला जो कि नॉन साइक्लिक था, उसका शेप कैसा था, जेड शेप था, तो इसीलिए नाम पड़ता है जेड स्कीम, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक शेप। अब आपके मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि जेड ही क्यों, वाई जेड स्कीम हैज जेड शेप, जेड शेप ही क्यों बना, इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से क्यों मूव किए, वाई क्यों नहीं, पी क्यों नहीं, एल क्यों नहीं, जेड ही क्यों, वाई जेड स्कीम हैज जेड शेप। अब इसका आंसर सुनो क्या है, अब ध्यान से सुनना, यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू होगा। Z scheme has Z shape because of the redox potential of the electron carriers in the electron transport system। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन कैरियर का रेडॉक्स पोटेंशियल क्या है, उसी के बेसिस पे ये Z शेप बनता है, ऑन द बिकॉज ऑफ द रेडॉक्स पोटेंशियल। एक टर्म आ रहा है रेडॉक्स पोटेंशियल of the electron carrier in the electron transport system। Because of the redox potential of the electron carrier in the electron transport system, Z scheme has Z shape। अब यहाँ पे आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि भैया ये रेडॉक्स पोटेंशियल क्या है। तो सुनो, रेडॉक्स पोटेंशियल है एक इलेक्ट्रॉन कैरियर की इलेक्ट्रॉन लेकर देने की पावर। इलेक्ट्रॉन
लेकर देने की पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर कोई हम कहते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में? इलेक्ट्रॉन को लेना, फिर उसको आगे भेज देना, आगे दे देना। तो इलेक्ट्रॉन लेकर देने की पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर, उसी को कहते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल। मान लो मैं एक इलेक्ट्रॉन कैरियर हूं, ठीक है, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन को क्या करूंगा, लूंगा। तो जब मैंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो मैं जो इलेक्ट्रॉन कैरियर हूं मेरा रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैरियर का रिडक्शन हो जाता है। केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा। और जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करूंगा मैं क्या हूं, आप इमेजिन कर लो, मैं एक इलेक्ट्रॉन कैरियर हूं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। मेरे पास इलेक्ट्रॉन आया, मैंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, मेरा रिडक्शन हो गया, फिर मैंने उसी इलेक्ट्रॉन को आगे भेज दिया, डोनेट कर दिया, ठीक है, दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरफ भेज दिया, डोनेट कर दिया, तो मेरा ऑक्सीडेशन हो गया। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को एक साथ क्या कहते हैं, रेडॉक्स कहते हैं। तो रेडॉक्स टर्म यहां से आ गया। पोटेंशियल का मतलब क्या, कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके डोनेट, यानी कि लेकर देने की पावर, पोटेंशियल, इसीलिए पोटेंशियल आ गया, ठीक है। तो क्या समझाया मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन लेकर देने की पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर, इसी को कहते हैं हम रेडॉक्स पोटेंशियल, ठीक है। जैसे देखो, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, और फिर इसके पास से जब यही इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर आगे किसी को इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर की इलेक्ट्रॉन लेकर देने की पावर को हम कहते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल, ठीक। तो अब सुनो ध्यान से, जब हम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन कैरियर को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेडॉक्स पोटेंशियल वैल्यूज, तो जो हमें अरेंजमेंट मिलता है वो जेड शेप का मिलता है। वापस से सुनना, वापस से बोल रहा हूं, जब जब आप इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को उनके रेडॉक्स पोटेंशियल के वैल्यूज के बेसिस पे अरेंज करोगे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तब आपको जब एक जेड शेप मिलेगा, तब हम कह देंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये जेड स्कीम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। क्यों? क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को उनके रेडॉक्स पोटेंशियल के वैल्यूज के बेसिस पे अरेंज किया, तो हमें कैसा अरेंजमेंट देखने को मिला, जेड शेप अरेंजमेंट, जेड शेप अरेंजमेंट, इसीलिए हमने नाम रख दिया जेड स्कीम। तो बिकॉज ऑफ द रेडॉक्स पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, हमें जेड शेप मिलता है। वापस से एक बार बोल देता हूं, ठीक है, अभी भी अगर क्लियर नहीं होगा तो आपको तीसरी बार तो हो जाना ही चाहिए। जब हम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ द रेडॉक्स पोटेंशियल, तो हमें अगर जेड शेपेड अरेंजमेंट मिलेगा तो हम कह देंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये जेड स्कीम है, ठीक है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन कैरियर का अलग अलग रेडॉक्स पोटेंशियल होगा ना, राइट। तो अलग अलग जगह जगह पे आप उसे अरेंज करोगे, तो जब पूरा का पूरा अरेंजमेंट आपको जेड शेपेड मिल जाएगा तो आप कह दोगे कि अरे ये जेड स्कीम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो वाई जेड स्कीम हैज जेड शेप, बिकॉज ऑफ द रेडॉक्स पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैरियर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो अब देखो, यहां पे मैंने एक स्केल लिया, एक स्केल, इस स्केल पे मैंने रेडॉक्स पोटेंशियल और एनर्जी लेवल को कंपेयर करना है। मुझे क्या करना है, इस स्केल पे मैं रेडॉक्स पोटेंशियल और एनर्जी लेवल को कंपेयर करूंगा। एनर्जी लेवल एक टर्म आया है, मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा आपको एनर्जी लेवल क्या है, ठीक। एनर्जी लेवल तो आपको पता ही है, किसी चीज का एनर्जी लेवल हाई है तो उसमें एनर्जी ज्यादा है, किसी चीज में एनर्जी कम है तो उसका एनर्जी लेवल कम है, एनर्जी, ठीक है। रेडॉक्स पोटेंशियल मैंने आपको समझा ही दिया, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर की इलेक्ट्रॉन को लेकर देने की पावर, ठीक। एक चीज आप याद रखिएगा कि जो रेडॉक्स पोटेंशियल होता है और एनर्जी लेवल होता है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यानी कि अगर किसी कंपाउंड का अगर एनर्जी लेवल ज्यादा, ठीक है, एनर्जी लेवल ज्यादा, तो उसका रेडॉक्स पोटेंशियल लो। क्यों? क्योंकि एनर्जी लेवल और रेडॉक्स पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो अगर किसी कंपाउंड का एनर्जी लेवल ज्यादा होगा तो याद रखिएगा उसका रेडॉक्स पोटेंशियल कम होगा, लेकिन अगर किसी कंपाउंड का एनर्जी लेवल कम है तो भैया उसका रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है।
तो अगर किसी कंपाउंड का एनर्जी लेवल हाई है तो रेडॉक्स पोटेंशियल लो होगा, ठीक है। और अगर किसी कंपाउंड का एनर्जी लेवल लो है तो उसका रेडॉक्स पोटेंशियल हाई होगा। ये चीज एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक। अब देखिए, ये हमारा PS2 क्या आपको पता है, जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ रहे थे, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हमने दो तरह का फोटो सिस्टम देखा था, PS1 PS2। तो ये हमारा PS2 फोटो सिस्टम है। इसमें जो, या फिर इसे हम पिगमेंट सिस्टम भी कहते हैं, आपको पता होगा फोटो सिस्टम को पिगमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये जो हमारे फोटो सिस्टम है PS2 का जो मतलब PS2 जो हमारा फोटो सिस्टम 2 है, उसका जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, उसमें बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को एंटीना मॉलिक्यूल्स भी कहते थे, पढ़ाया था मैंने, याद रहे ना, पुराने लेक्चर्स देख रहे हो ना सही से। तो जो PS2 का LHC होगा, जब इस पे लाइट गिरेगा, लाइट में क्या होता है, फोटोनिक एनर्जी होता है। तो जब लाइट गिरेगा, ठीक है, तो LHC इनिशियली क्या होते हैं, लो लेवल पे होते हैं। लो लेवल पे जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लो लेवल पे होते हैं, LHC के पिगमेंट मॉलिक्यूल। लेकिन जैसे ही इन पे लाइट गिरता है ना LHC के पिगमेंट मॉलिक्यूल्स में, तो जो पिगमेंट मॉलिक्यूल है वो हाई एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं, हाई एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं जैसी लाइट गिरता है PS2 के LHC पर। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, ये हाई एनर्जी लेवल वाला इलेक्ट्रॉन है, हाई एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन के पास। और ये इलेक्ट्रॉन के पास हाई एनर्जी कहाँ से आई, ये इलेक्ट्रॉन LHC से निकला है। और LHC से कब निकला है, जब LHC पे लाइट गिरा है। लाइट में क्या है, फोटोनिक एनर्जी। जैसे ये फोटोनिक एनर्जी यहाँ LHC पे गिरा तो इसके पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का एनर्जी लेवल बढ़ गया, ठीक है। और इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला तो उसका भी तो एनर्जी लेवल ज्यादा होगा ना। क्यों, क्योंकि LHC से ये इलेक्ट्रॉन कब निकला, जब इसके ऊपर लाइट गिरी। लाइट में क्या है, फोटोनिक एनर्जी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसके पास भी तो बहुत एनर्जी होगी। ये एनर्जी कहाँ से मिली है, तो लाइट से मिली है, ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाई एनर्जी लेवल वाला इलेक्ट्रॉन है। फिर ये जाएगा ऊपर किसके पास, ये इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फिर ये जाएगा नीचे के तरफ किसके पास, LHC के पास, PS1 के LHC के पास, फोटो सिस्टम 1 के LHC के पास, ठीक। क्योंकि हमें पता है फोटो सिस्टम 2 जो है उससे जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है। और PS2 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है आपको पता है फियोफाइटिन। यू गाइस ऑलरेडी नो दैट, फियोफाइटिन, राइट। तो देखो, फियोफाइटिन से फिर यही इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन में आया था यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यही है, ठीक है। ये अब जाएगा PQ के पास। PQ कौन, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन। अरे फोटो सिस्टम 2 याद करो ना, फोटो सिस्टम 2 पे लाइट गिरता था, इलेक्ट्रॉन निकलता था, प्राइमरी एक्सेप्टर फियोफाइटिन के पास जाता था, फिर प्लास्टोक्विनोन जो कि क्या है, हाइड्रोजन कैरियर था हमारा, प्लास्टोक्विनोन उसके पास जाता है। प्लास्टोक्विनोन के बाद किसके पास जाता था इलेक्ट्रॉन, अरे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास जाता था। अरे भैया याद करो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम याद क्या करो, अब भी पढ़ाया, अब भी पढ़ाया। साइटोक्रोम के पास जाता है, फिर प्लास्टोसाइनिन के पास जाता है इलेक्ट्रॉन, और फिर चला जाता है PS1 के LHC के पास, यानी PS1 के पास चला जाता है ये इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था इनिशियली जो LHC से निकला था, LHC का लेवल कैसा था, लो एनर्जी लेवल था, लो एनर्जी लेवल, लो एनर्जी लेवल था, ठीक है। इस पे लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन कैसा था, हाई एनर्जी लेवल वाला इलेक्ट्रॉन। हाई एनर्जी लेवल वाला इलेक्ट्रॉन है तो जब जाएगा इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, तो इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की एनर्जी कैसी हो जाएगी, हाई, हाई एनर्जी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन की एनर्जी कैसी है, एनर्जी लेवल कैसी है, हाई है। क्यों, क्योंकि हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है इस फियोफाइटिन ने, ऑलराइट। फिर यहां से ये हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस LHC के पास, जिसकी एनर्जी लेवल कैसी है, लो एनर्जी लेवल है, लो एनर्जी लेवल। लो एनर्जी लेवल वाले इस इलेक्ट्रॉन के पास, इस PS1 जो LHC है जिसका एनर्जी लेवल लो है, इसके पास हमारा कौन जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो लो एनर्जी लेवल से, जब लो एनर्जी लेवल था इस LHC का, इस पे लाइट गिरा तो हाई एनर्जी लेवल वाला इलेक्ट्रॉन निकला, वो गया इस फियोफाइटिन के पास। अब हाई एनर्जी लेवल वाला इलेक्ट्रॉन गया है तो फियोफाइटिन का एनर्जी कैसा हो जाएगा, हाई, हाई एनर्जी लेवल हो जाएगा फियोफाइटिन का। फिर यहां से जाएगा LHC के पास, ठीक है। LHC का एनर्जी लेवल कैसा होता है, लो होता है, ऑलराइट। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको क्या पढ़ाया,
कि किसी भी कंपाउंड का, किसी भी कंपोनेंट का अगर एनर्जी लेवल हाई है तो रेडॉक्स पोटेंशियल लो होगा, बिकॉज रेडॉक्स पोटेंशियल एंड एनर्जी लेवल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो LHC का एनर्जी लेवल लो है। अच्छा हाँ, EL का मतलब समझ जाना, एनर्जी लेवल, इतना भी मुझे नहीं बोलना पड़े, इतना आपको समझ जाना चाहिए। और RP का मतलब है रेडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है भैया, बहुत जो स्टूडेंट्स होंगे वो बैठ के सोच रहे होंगे अरे ये EL क्या है, अरे EL एनर्जी लेवल को शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो LHC का लो एनर्जी लेवल है, तो इसका रेडॉक्स पोटेंशियल अपने आप बोल दो हाई होगा, क्योंकि रेडॉक्स पोटेंशियल एंड एनर्जी लेवल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अभी मैंने समझाया। ये फिर LHC से इलेक्ट्रॉन निकला और गया किसके पास, फेओफाइटिन। इसका एनर्जी लेवल कैसा है, हाई है, तो रेडॉक्स पोटेंशियल लो होगा। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन गया PS1 के पास, जिसका एनर्जी लेवल कैसा है, लो है, तो रेडॉक्स पोटेंशियल हाई होगा, क्योंकि रेडॉक्स पोटेंशियल और एनर्जी लेवल एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने हाईलाइट कर दिया है, अच्छे से हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये जो हमारा प्लास्टोक्विनोन है, साइटोक्रोम है और प्लास्टोसाइनिन है, इन्हीं को हम एक साथ कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम और प्लास्टोसाइनिन को एक साथ हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम और प्लास्टोसाइनिन को ही क्यों लिया। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा PS2 है ना, PS2 का जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है और रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर, ठीक है, PS2 का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन सेंटर और जो हमारा प्राइमरी एक्सेप्टर होता है PS2 का, इनको हम एक साथ फोटो सिस्टम 2 में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और प्लास्टोक्विनोन को, साइटोक्रोम को और प्लास्टोसाइनिन को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जब बात आती है तो प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम और प्लास्टोसाइनिन की बात चलती है। और PS2 का जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और उसका रिएक्शन सेंटर और उसका प्राइमरी एक्सेप्टर फोटो सिस्टम 2 के अंदर आता है। ऑलराइट, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन आता है, PQ, साइटोक्रोम और PC। ऑलराइट, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, अ सिंपल क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, एक ही है, which component has highest redox potential, which component has highest redox potential। अभी मैंने आपको क्या कहा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप किसको इंक्लूड करोगे, PQ, साइटोक्रोम और PC। तो इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच कंपोनेंट हैज हाईएस्ट रेडॉक्स पोटेंशियल, PQ, साइटोक्रोम या PC। देखो, PQ, साइटोक्रोम और PC, इनमें से मैं अगर पूछ लूं किसका रेडॉक्स पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट है, तो सबका जवाब आना चाहिए PC का। देखो क्यों, क्योंकि नीचे के तरफ रेडॉक्स पोटेंशियल हाई है। देखो PC बिकॉज इट हैज लोएस्ट एनर्जी लेवल, नीचे के तरफ एनर्जी लेवल सबसे लो है, एनर्जी लेवल लो है और नीचे के तरफ ही PC है। ठीक है, यहाँ लो एनर्जी लेवल, तो बिकॉज इट हैज लोएस्ट एनर्जी लेवल देयरफॉर हाईएस्ट रेडॉक्स पोटेंशियल। मैंने आपको इसीलिए मैं ये इसको हाईलाइट कर दिया था, बोला था इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना। और इस पता है जितने मैं एक चीज आपको बोल रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक्स दैट आई एम टीचिंग, एक चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, जितने भी ये जो साइक्लिक वाले प्रोसेस है, चाहे वो नॉन साइक्लिक हो, चाहे वो साइक्लिक हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, एवरीथिंग ऑल दैट, ये जब मैं आपको पढ़ाऊँ, जब आप लेक्चर देख रहे हो तो आप अच्छे से लेक्चर देखो। आप नोट्स वोट्स प्लीज मत बनाओ अभी बैठ के, प्लीज मत बनाओ, अच्छे से देखो लेक्चर, दिस इज माय रिक्वेस्ट, ओके। जब आप रिवाइज करने बैठोगे ना, जब आप रिवाइज करने बैठोगे ना, तब इसी चीज को आप अपने हाथ से बना बना के प्रैक्टिस करना। ठीक है, जैसे एनिमल किंगडम आप पढ़ रहे हो, एनिमल किंगडम में आप एग्जाम्पल्स रट रहे हो, आप कैरेक्टरिस्टिक्स रट रहे हो एक फाइलम की, तो उसमें रटने वाली चीजें, यहाँ समझने वाली चीजें है मेरे दोस्त, यहाँ आपको समझना है।
तो आप ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो हर चीज को, जो चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो चीज पे मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ वो जरूरी है। क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है तभी यहाँ पे मैंने लिखा है। ऑलराइट, तो अच्छे से सुनो लेक्चर को, और जब आप प्रैक्टिस करो ना, जब रिवाइज करो, तो इन सब टॉपिक को जस्ट खोल के रीड मत करो, स्लाइड्स खोला और रीड करना शुरू कर दिया। इस चीज को बनाओ अपने हाथ से, एक बार दो बार बना लोगे ना सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एनिमल किंगडम जब आप पढ़ रहे फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक रटो, एग्जाम्पल रटो, रट लो, ठीक है, नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन इस चीज को ना लिख के समझना होगा आपको। जितना ज्यादा इस जेट स्कीम को आप अपने हाथ से बनाओगे, ये जो पूरा डायग्राम है, उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक। तो इसीलिए ध्यान से लेक्चर को सुनना, अभी बैठ के लेक्चर के साथ साथ प्लीज अभी नोट्स मत बनाओ, ऑलराइट, इस चीज को समझो। तो क्वेश्चन क्या था कि कौन से कंपोनेंट का ईटीएस में रेडॉक्स पोटेंशियल हाईएस्ट होता है? पीसी का हाईएस्ट होता है, क्योंकि उसका एनर्जी लेवल लो है, लो एनर्जी लेवल है। आपको पता है लो एनर्जी लेवल तो रेडॉक्स पोटेंशियल हाई, तो पीसी का रेडॉक्स पोटेंशियल हाई होगा। इसी तरीके से नोट रख लेना, एक ठो नोट इंपॉर्टेंट, कि इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या नॉन साइक्लिक ईटीएस पीक्यू हैज हाईएस्ट एनर्जी लेवल। अगर मैं पूछ लूं इन तीनों में से एनर्जी लेवल किसका हाईएस्ट है, पीक्यू का, साइटोक्रोम का या पीसी का, तो आप आराम से कह दोगे पीक्यू का। ये देखो हाई एनर्जी लेवल की तरफ पीक्यू ऊपर की तरफ है, हाई एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल, राइट, हाई एनर्जी लेवल पीक्यू का सबसे ज्यादा है, तो रेडॉक्स पोटेंशियल सबसे कम किसका होगा, पीक्यू का। एनर्जी लेवल सबसे कम किसका है, पीसी का, तो रेडॉक्स पोटेंशियल सबसे हाई किसका होगा, पीसी का, ठीक है। जिसका एनर्जी लेवल कम उसका रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा, जिसका रेडॉक्स पोटेंशियल कम उसका एनर्जी लेवल ज्यादा, ऑलराइट। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब देखो ये जो LHC है हमारा, इसके पास इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। अब लाइट तो भैया LHC पे भी गिर रहा है, लाइट LHC पे भी गिरा, तो लाइट तो LHC मतलब PS1 के LHC पे भी गिर रहा है, जैसे PS2 के LHC पे गिरा था लाइट PS2 पे, वैसे PS1 पे भी गिरा। तो यहाँ पे भी जितने भी पिगमेंट मॉलिक्यूल रहे होंगे PS1 के, वो सारे के सारे क्या होंगे, एक्साइट हो गए होंगे, हाई एनर्जी लेवल पे गए होंगे, और फिर यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, ये रहा इलेक्ट्रॉन निकला, और ये इलेक्ट्रॉन अब जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल वाला इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, जो कि PS1 का कौन है, आयरन सल्फर प्रोटीन इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1, ठीक है। तो ये हाई एनर्जी लेवल वाला इलेक्ट्रॉन गया है, तो इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की एनर्जी कैसी हो जाएगी, हाई, और अगर एनर्जी हाई है तो रेडॉक्स पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लो, ठीक है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा नीचे की तरफ, किधर, NADP प्लस के पास, FD और FNR से होते हुए, राइट, ये आपको पता है, ऑलराइट। तो ये नीचे की तरफ गया NADP प्लस के पास, यानी कि हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे गया। NADP प्लस का एनर्जी लेवल कैसा होता है, लो होता है, यानी कि इसका जो रेडॉक्स पोटेंशियल होता है वो हाई होता है, ऑलराइट। तो इलेक्ट्रॉन फाइनली किसके पास चला गया, FES के बाद से किसके पास चला गया, NADP प्लस के पास, यानी कि हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे गया, यानी कि लो रेडॉक्स पोटेंशियल से हाई रेडॉक्स पोटेंशियल पे गया। तो ये सारी बातें आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होगी इस जेड स्कीम में। क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, गारंटी ले लो। थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूँ, चलो मान लिया मैं एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ, पर ऐसा हुआ है कभी कि तुम्हें समझ में ना आया हो? बहुत हो एजुकेटर है जो एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं लेकिन कुछ घुसता नहीं है दिमाग में। मैं यहाँ वो ईगोइस्टिक होकर नहीं बोलूँगा कि नहीं मैं बहुत शानदार पढ़ाता हूँ, बट मैं जितना ही पढ़ाता हूँ, जितना भी मेरी औकात है, हैसियत है, अच्छा पढ़ा तो देता हूँ ना, कम से कम तुम्हें समझ में तो आ जाता। तो एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा भी तो नहीं है कि तुम्हें अच्छे से समझा नहीं रहा हूँ। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। वो हर एक माल 20 रुपये 30 रुपये वाला बेचने वाला आ गया। तो ध्यान से सुनो, क्वेश्चंस जो बनेंगे यहीं से बनेंगे, कॉन्सेप्ट बस क्लियर रखना। अपने हाथों से डायग्राम को बनाना, फिगर को बनाना और समझना। हर चीजें रटने वाली नहीं होती है बायोलॉजी में। जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर आके बोल देते ना कि बायोलॉजी में तो सब रटना ही है, बैठ के उनको ये समझा देना, ठीक है, भाग के उड़ के भाग जाएंगे। भागेंगे तो नहीं। छोड़ो हटाओ। तो चलो अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं, थोड़ी और बची हुई बात है जेड स्कीम के बारे में, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड।
चलिए, तो अभी तक हमने जेड स्कीम के बारे में, जो कि एक नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसमें सब कुछ जाना कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो टर्म याद करनी है। पहला अपहिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा डाउनहिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ जाएगा तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा है, अपहिल। जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ जाएगा तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा है, डाउनहिल। इस चीज को यहां पे समझते हैं। देखो, LHC, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और गया फेयोफाइटिन के पास, तो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ इलेक्ट्रॉन गया। तो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा है, अपहिल है। ठीक है, अपहिल। अब देखो, ये हाई एनर्जी लेवल से फिर इलेक्ट्रॉन हमारा गया लो एनर्जी लेवल PS1 के पास। ठीक है, फियोफाइटिन से। तो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट डाउनहिल। यहाँ पे मैंने डाउनहिल लिखा है। ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ, डाउनहिल लिखा है मैंने। ओके, डाउनहिल। क्यों, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल से लो, डाउनहिल। फिर लो एनर्जी लेवल से ये इलेक्ट्रॉन गया कहाँ, आयरन सल्फर प्रोटीन, जो कि प्राइमरी एक्सेप्टर है PS1 का। तो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे गया इलेक्ट्रॉन, तो मूवमेंट कैसा, अपहिल। फिर देखो, यहां से हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ गया इलेक्ट्रॉन, तो मूवमेंट कैसा, डाउनहिल। ठीक है, तो ये तो हमने किसके रिस्पेक्ट में देखा, एनर्जी लेवल के रिस्पेक्ट में हमने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखा। तो जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जा रहा है तो हम अपहिल कह रहे हैं, जब हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जा रहा है तो हम डाउनहिल कह रहे हैं। क्या इसे हम रेडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे भी देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को? हाँ, क्यों नहीं देख सकते, बस उल्टा कर दो, क्योंकि एनर्जी लेवल और रेडॉक्स पोटेंशियल एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब हम कहते हैं कि लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन जाता है तो अपहिल मूवमेंट है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जब हाई रेडॉक्स पोटेंशियल से लो रेडॉक्स पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन जाता है वो भी अपहिल मूवमेंट है। तो आप अपहिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेवल के रिस्पेक्ट में ही पढ़ सकते हो, रेडॉक्स पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में ही पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अगर लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन गया एनर्जी लेवल के बेसिस पे, तो हमने कह दिया अपहिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हाई रेडॉक्स पोटेंशियल से लो रेडॉक्स पोटेंशियल, यानी कि रेडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देख रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इस समय भी इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है कैसा है, अपहिल है। लेकिन अगर लो रेडॉक्स पोटेंशियल से हाई रेडॉक्स पोटेंशियल, लो रेडॉक्स पोटेंशियल से हाई रेडॉक्स पोटेंशियल अगर जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो हम कहेंगे डाउनहिल। ठीक है, तो आप इसे एनर्जी लेवल या रेडॉक्स पोटेंशियल के दोनों के बेसिस पे ही आप इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को पढ़ सकते हो। मैंने तो यहाँ लिखा है किसके बेसिस पे, अपहिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल के बेसिस पे। ठीक है, आप इसे रेडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे भी पढ़ लो, क्या गलती है, बस उल्टा कर दो। ठीक है, अगर लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी है तो अपहिल, यानी कि हाई रेडॉक्स पोटेंशियल से लो रेडॉक्स पोटेंशियल है, हाई से लो अपहिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और डाउनहिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल के रिस्पेक्ट में क्या है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी लेवल। तो आप इसे जब रेडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे पढ़ोगे तो यहाँ लिख दो, उल्टा कर दो, बस हाई एनर्जी लेवल है तो लो रेडॉक्स पोटेंशियल टू हाई रेडॉक्स पोटेंशियल। ये देखो, लो रेडॉक्स पोटेंशियल टू हाई रेडॉक्स पोटेंशियल, कैसा मूवमेंट, डाउनहिल मूवमेंट। ठीक है, डाउनहिल मूवमेंट। तो ये आपकी मर्जी है, आपको जिसके बेसिस से पढ़ना है आप पढ़ लो। तो यहीं पे हमने पूरा का पूरा जो हमारा जेड स्कीम है वो कंप्लीट किया। ठीक है, तो याद रखिएगा, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ही एक और नाम हम कहते हैं जेड स्कीम। ठीक है, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक और नाम है जेड स्कीम। और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ पे बहुत सारे मेरे प्यारे लल्लू लाल होंगे, मेरे प्यारे लल्लू लाल स्टूडेंट्स होंगे, वो अभी तक यही सोच रहे होंगे कि भैया यहाँ पे H2O और ये ADP क्या है ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं। अरे भैया, तो अभी जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ रहे थे तो उसमें नहीं देखे थे, जब PS2 से इलेक्ट्रॉन जाता है तो PS2 के इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करता है, H2O ना। अरे ये नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम जेट स्कीम के नाम से भी जानते हैं। क्यों जेट स्कीम कहते हैं, क्योंकि ये इस तरीके का मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है,
और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ऑलराइट, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो देखो एटीपी कब बनता है, ये एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के टाइम पे। याद है ना, एटीपी बन रहा था, प्रोटॉन ग्रेडियंट टूट रहा था। तो ये वही चीज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के टाइम पे एटीपी बनता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है? नॉन साइक्लिक है, ठीक। और H2O क्यों? H2O से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो तो चला गया PS2 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए। प्रोटॉन ल्यूमेन में जमा हो जाता है तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है और ऑक्सीजन हमारा प्यारा सा एटमॉस्फेयर में चला जाता है, राइट। अच्छा, ये नेसेंट ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन है। कैरेटिनॉइड्स आते हैं, कैरेटिनॉइड्स। कैरेटिनॉइड्स क्या करते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन जो कि बहुत ही क्या रिएक्टिव होता है, इसे नॉन रिएक्टिव बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। और क्या होता है? और उस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। अरे बोलो रे, लेक्चर 5 में फोटो ऑक्सीडेशन चमका, कुछ याद आया? कुछ याद आया? कैरेटिनॉइड्स क्या करते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन तो भैया बहुत रिएक्टिव होता है, तो कैरेटिनॉइड्स क्या करते हैं? इसे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। अरे पुराने लेक्चर्स देखो रे क्योंकि सारे लेक्चर्स आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे एनिमल किंगडम नहीं चल रहा है कि एक फाइलम कुछ अलग ही कैरेक्टरिस्टिक अलग एग्जाम्पल, एक फाइलम अलग कैरेक्टरिस्टिक अलग एग्जाम्पल। फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है, ठीक है। तो यहीं पे ये जेड स्कीम वाला लेक्चर होता है समाप्त। मिलते हैं तुमसे अगले लेक्चर में।